नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार, बेबाक पत्रकार, तथ्यों के आधार पर बोलने वाले पत्रकार उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े। लखेड़ा साहब, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज बात ये करना है कि जो सबको डराते हैं उनको भी कोई डराने वाला है। एक है, ज्यादा है, और वो भी उनकी ही पार्टी के जो लोग हैं, एमपीज हैं, वो उनको डरा सकते हैं। ऐसे मोदी शाह के उनसे डरने वाले लोग आजकल खुलकर मेरे ख्याल से वो मैदान में आ सकते हैं, या तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो अपनी कला कारीगरी दिखा सकते हैं। तो लखेड़ा साहब से जानेंगे। ज्यादा वक्त न लेते हुए हम सीधा ही लखेड़ा साहब के पास जाते हैं और लखेड़ा साहब जो विश्लेषण करेंगे वो दिल्ली की बात, बेबाक बात हमारे साथ वो शेयर करेंगे, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। और लखेड़ा साहब पिछले 30-40 साल से दिल्ली की राजनीति को भली भांति न केवल भांपते हैं, सूंघते भी हैं और उस पर काफी पैनी नजर रखते हैं। इसलिए हम लखेड़ा साहब को आज निमंत्रित किए और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। लखेड़ा साहब, आपका स्वागत है फिर से। और आप इसके बारे में, जो विषय के बारे में बात करना है, उस पर अपना विश्लेषण कृपया प्रस्तुत करें। लखेड़ा साहब। जी जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरि देसाई साहब, और आपके तमाम जो दर्शक हैं जो भारत में हैं और विदेशों में हैं, उन सबका अभिनंदन है, स्वागत है। और आपका धन्यवाद है कि आपने इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, और जो ये कह रहे हैं कि संकट नहीं है, उनकी आंखों पर पट्टी बनी हुई। और ये देखिए कि जो राजीव प्रताप रूडी ने जो कल कहा, इंटरव्यू दिया उन्होंने, और एक जगह नहीं 2-3 जगह उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, और बेबाक इंटरव्यू दिया उन्होंने, और खुल करके बोला। भारतीय जनता पार्टी में आज जो संकट है कि वहां खुलकर बोलने की कोई आजादी नहीं है। वो एक पूरी तरह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप एक दिहाड़ी मजदूर हैं, चाहे आप एमपी हैं, चाहे एमएलए हैं, इवन मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी डेली बेस पर है। ऐसा सिचुएशन है। और अब जो हालत है, हालत इतनी खराब है भारतीय जनता पार्टी में कि कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि सारे मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई है, और एक ही महीने में 2 बार हिम्मत जुटाई है। राजीव प्रताप रूडी छपरा के लोकसभा के सांसद हैं, और वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे, पायलट है, कैरियर पायलट है, कमर्शियल पायलट रहे हैं। और वहां पर देखिए ना कि उनका जो मेरा परिचय उनसे तब हुआ था जब वो पहली बार, मेरे समझ से 91 में वो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके आए थे। तब से मेरा उनसे परिचय है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बड़े दोस्ताना है। बीच में मेरी 2 साल पहले उनसे एक मुलाकात हुई थी बंद कमरे में, और पार्लियामेंट के अंदर ही। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें इतनी खुल करके बोली, तो मैंने कहा कि भाई मुझे ताज्जुब हुआ कि इस तरह के लोग भारतीय जनता पार्टी में कैसे रहते हैं। मुझे मुझे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के कम से कम 20-30 एक्स एमपी, प्रेजेंट एमपी, वो बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं कि साहब हमें बोलने की आजादी नहीं है, हम कोई अपॉइंटमेंट मांगते हैं, उसमें हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, मुख्यमंत्री हमारे काम नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें जो राजीव प्रताप रूडी ने जो कल बोला इंटरव्यू में, वो बेसिकली उन्होंने नाम तो लिया कि जो गलत संदेश, गलत प्रचार, दुष्प्रचार, निशिकांत दुबे जो गोड्डा झारखंड से सांसद हैं और मोदी और अमित शाह के खास आदमी, इनको सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, या कांग्रेस की लीडरशिप के खिलाफ कुछ भी अफवाह फैलानी हो, या महुआ मोत्रा की मेंबरशिप को रद्द करवाना हो, कुछ भी काम करवाना हो, तो बेसिकली उसको बोलते हैं ना, शूटर बोलते हैं उसको, शूटर, कि भाई इसको मार दो, इसको गोली चला दो। तो वो काम निशिकांत दुबे करते हैं। निशिकांत दुबे की जो उपयोगिता है वो मोदी और अमित शाह को पता है,
कि ये इसी काम के काबिल है, लेकिन ये इनको 5 बार का एमपी बना दो, लेकिन इनको मंत्री नहीं बनाना है। मंत्री बनाना बड़ा इनको खतरनाक है। अगर देखिए ये कॉमन सेंस है, अगर आप किसी के खास आदमी है तो आप उसको एमपी क्यों नहीं बना, मिनिस्टर क्यों नहीं बनाते? फॉरेन डेलीगेशन में भेजते हैं आप उसको। अभी भेजा ना पाकिस्तान के खिलाफ, विदेश के डेलीगेशन में भेजा। भाई आप उसके उसके अंदर क्या चीज है? कोई उसके अंदर आर्टिकुलेशन नहीं है, कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। वो एक किस्म से आपको पार्लियामेंट में जो हंगामा ब्रिगेड है, सत्ताधारी पार्टी का हंगामा ब्रिगेड, उसका चीफ है वो। और उसकी वजह से आप उसका इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल संसद के भीतर करते हैं, उजुलूल बकरे के लिए करते हैं। और जब आपको बकवास करनी होती है तो आप जो है निशिकांत दुबे को आगे कर देते हैं। तो देखिए कल जो राजीव प्रताप रूडी ने कह दिया है, वो निशिकांत दुबे पर हमला नहीं है। निशिकांत दुबे तो एक छोटा सा खिलाड़ी है, एक शूटर है, छोटा खिलाड़ी है। असली हमला जो है ना, असली हमला वो अमित शाह एंड मोदी पर है। उन्होंने जो जो बोला, निशिकांत दुबे पर हमले का मतलब अमित शाह मोदी पर हमला किया। अब मोदी और अमित शाह की तारीफ तो करनी थी उन्होंने, भाई ये थोड़ी बोलेंगे कि इनका पाला हुआ शूटर है ये। तो अभी उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिकली अपनी बातें बोली कि देखिए ये कंस्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव है इसमें घसीटा गया, इसमें अमित शाह का नाम घसीटा, ये गलत है। ये सब उन्होंने डिप्लोमेटिकली बात की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 90% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दावे के साथ कह रहा हूं आपको, 90% बीजेपी के एमपीज, आरएसएस के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नॉर्थ इंडिया, हो सकता है गुजरात में भी लोग बड़े खुश हो कि जो हम नहीं बोल पा रहे हैं वो राजीव प्रताप रूडी ने बोल दिया। तो एक हिम्मत दिखा दी उन्होंने। जी जी सर, आप तो बहुत चमत्कारिक बात कर रहे हैं। 90% बोल रहे हैं आप, 90%। 90% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स एमपी, भाजपा के कार्यकर्ता जो कुंठाग्रस्त हो गए, जो कुंठित हो गए, जिनको लग रहा है कि हमारा ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य रह गया है, ना हमारा अपना कोई भविष्य रह गया है, ना उन लोगों का भविष्य रह गया है जिनके बल पर हम पॉलिटिक्स करते हैं, उनका भी कोई भविष्य नहीं है। तो ऐसी दशा में मुंह खोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपको ये ताजुब होगा, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ मेंबर है, 18 करोड़ मेंबर है। उस 18 करोड़ मेंबर वाली पार्टी में 2 साल से, या जब से नड्डा बना एक बार और पहले नॉमिनेट किया, फिर ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शॉप है, कोई दुकान है, कोई शोरूम है। उस शोरूम में आपने एक मैनेजर बिठाया, अगले दिन उसको हटा दिया, फिर जो मर्जी आप मैनेजर को बिठा दिया। अब जेपी नड्डा का अनइलेक्टेड है, उसको वो हेल्थ मिनिस्टर भी है और पार्टी का प्रेसिडेंट भी है। पार्टी का प्रेसिडेंट देखिए ना, पार्टी का प्रेसिडेंट, आप इतना बड़ा पार्टी है जिसके 18 करोड़ मेंबर है, आपके पास कोई वक्त नहीं है कि आप 18 करोड़ मेंबर वाली दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल, उसके प्रेसिडेंट का आप को इलेक्शन नहीं करवाने की हिम्मत नहीं है आप में। आप ये देखिए ना। और मैं मोहन भागवत ने 10 दिन पहले जो एक संबोधन किया आरएसएस की शाखा में, मतलब जो सम्मेलन में, उन्होंने बोला कि नहीं हम इंटरफेयर नहीं करते, ये तो इनको करना है, पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा क्यों नहीं, हम इसमें दखल नहीं देते। असल में तूफान मचा हुआ है। जो उन्होंने बोला हम दखल नहीं देते, वो एक धमकी है कि दखल नहीं दिया तो हमने मुंह से बोल दिया हम दखल दे रहे हैं, हम लोग नाराज हैं, हम लोग नाखुश हैं, और एक चेतावनी है कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। अब सवाल यह है ना कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट दुकान इन्होंने बना दिया है, तो पार्टी का फ्यूचर, और राजीव प्रताप रूडी ही नहीं, अनेक लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी से एमएलए हैं, जिनको लगता है कि हमारा बहुत अच्छा फ्यूचर है, या फिर गुजरात में भी बहुत अच्छा फ्यूचर लोगों को लगता होगा, उनको लग रहा है कि अब हमारा फ्यूचर भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आपने देखा हुआ राजीव प्रताप रूडी ने जब बोला, उसने लालू प्रसाद की भी तारीफ की, उसने सोनिया गांधी की तारीफ की, उसने खड़गे साहब की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने, मतलब कोई ऐसा नेता अपोजिशन का नहीं है जिसकी उन्होंने तारीफ नहीं की। तो सवाल ये है कि मुंह कब खोलेंगे। उन्होंने कहा कि राइट टाइम है। अब ये बताइए ना कि राइट टाइम, अब आप ये देखिए कि कितना राजीव प्रताप रूडी ने कितना बड़ा जोखिम उठाया। उनको पता है कि 24 घंटे बाद इलेक्शन होने वाला है, 72 घंटे बाद इलेक्शन होने वाला है वाइस प्रेसिडेंट का। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा डिसिडेंट एक्टिविटीज है। आपको यही मौका था इंटरव्यू देने का, आप 2 दिन रुक सकते थे।
आप जो इंटरव्यू देने वाला है उसको तो अपॉइंटमेंट मांगा होगा ना आपसे, कि अपॉइंटमेंट मिलना, आपसे बातचीत करनी है। तो आप कहते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव होने दो, उसके बाद जो मर्जी बात करेंगे, अभी हम थोड़ा मामला सेंसिटिव है। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जोखिम उठाया कि दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक, क्योंकि अब चूक गए, अगर अब चूक गए तो फिर ये मौका हाथ से नहीं 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 आएगा दोबारा। और इससे भारतीय जनता पार्टी जो पहले से ही मोदी अमित शाह हिले हुए थे, कल आपको पता देखा आप सारे देश ने कि वर्कशॉप हुई बीजेपी एमपीज की, काफी लोग तो खैर नहीं आए, काफी लोग तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में है, लेकिन मोदी जी पीछे की सीट पर जाके बैठे हुए। तो अब ये अंदेशा, उनका जो बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, वो क्या बता रहा है कि आप जो है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में भले ही जीत जाएंगे, 10 वोट से, 20 वोट से, 40 वोट से, 80 वोट से आप आगे, वो जीत जाएंगे। अब जीत और हार कोई इश्यू नहीं रह गया। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जीत, वाइस प्रेसिडेंट जीत, मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग ये जीत जाएगी भाई। अभी कोई ऐसा बड़ा खेल हुआ नहीं, आज रात कुछ खेल हो जाए, आज तो कत्ल की रात है, जो आखिरी रात कत्ल की रात बोलते हैं, आज क्या खेल होगा क्या नहीं होगा तो वो तो कल शाम को 6 बजे जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन हालत बहुत खराब है, भीतर बहुत जबरदस्त संकट है, और बगावत का जो सुर है वो तेज हो रहा है बीजेपी में, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जीत गए, और मेरे ख्याल से उनको जिनका समर्थन मिला, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में भी कह दिया, सोनिया गांधी ने, डीएमके ने, बाकी के सभी दलों के मुखियाओं ने उनका समर्थन किया, और उन्होंने निशिकांत को, आपने ठीक ही शब्द प्रयोग किया कि इन दोनों जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, उन दोनों का पाला हुआ हंगामा ब्रिगेड का, जो लोकसभा में हंगामा ब्रिगेड का जो चीफ है, आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया। और आपने ये भी कहा कि जिस प्रकार से नड्डा 18 करोड़ मेंबर तथाकथित, क्योंकि ये तो मिस कॉल मेंबर ज्यादा है इसमें सर, कितने वास्तव में मेंबर हैं, ये तो लाभार्थी बनने के लिए, सरकार के लाभ लेने के लिए, मुफ्त का राशन खाने के लिए, नौकरी वगैरह में पाने के लिए, अपने लिटरेट पर कमल रख के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, ऐसे लोग है ना ज्यादा जुट जाते हैं। कल मान लीजिए कि कांग्रेस सरकार बनाती है तो ये लोग तो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, और कांग्रेस के लोगों को ले लेकर ही इन्होंने तो अपनी सत्ता बनाई है। वास्तव में कल आपने कहा कि आज रात कत्ल की रात है, तो आपको आशंका किस पर है कत्ल की रात में? क्योंकि रेड्डी है, तेलुगु है, 3 पार्टियों का वहां पर एक जो एनडीए के साथ है, मगर साथ साथ राधा कृष्णन, तो डीएमके की काडर जो है वो हकबंद रहेगी कि वो भी क्रॉस वोटिंग करेगी सर? जी जी जी, हाँ बिल्कुल। देखिए जो उन्होंने सुदर्शन साहब को जो मैदान में उतारा, तो उसका देखिए, सुदर्शन साहब को जो मैदान में उतारा, सुदर्शन साहब को, उसमें उसका जो पूरा मुद्दा था, सॉरी जी, देखिए सुदर्शन साहब को मैदान में उतारने का पूरा मुद्दा था झटका देने का। वो झटका दिया चंद्रबाबू नायडू को, और इन्होंने देखिए जो डीएमके का कैंडिडेट खड़ा किया, वो मोदी और अमित शाह ने इसलिए खड़ा किया कि ये जो है झगड़ा हो जाएगा डीएमके में। लेकिन डीएमके बड़ी मैच्योर्ड पार्टी है, और डीएमके फाइट कर रही है बीजेपी और उसकी जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, और जो द्रविड़ तमिलनाडु में जो सनातन धर्म को द्रविड़ पॉलिटिक्स में वो घुसाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके खिलाफ इन्होंने वहां कुछ घुसने की कोशिश की। और डीएमके इस बात को समझती है, डीएमके बड़ी मैच्योर्ड पॉलिटिकली बहुत मैच्योर्ड है, वो नॉर्थ इंडिया के लोगों से बहुत मैच्योर्ड पार्टी है। उन्होंने कहा ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, डीएमके डूमके की लड़ाई नहीं, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। तो सुदर्शन साहब का कल का जो संदेश है, आपके दर्शकों को वो संदेश पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की जो सोल है, लोकतंत्र की सोल है, भारत के संविधान की जो सोल है, जो आत्मा है, उसको बचाने की लड़ाई है। मैं जीतूं या मैं हारूं, ये इश्यू नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये छोटी बात नहीं है। उनका जो वर्ड है, क्योंकि वो ज्यूरिस्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं,
गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, वो कई जगह कई स्टेट्स में रहे हैं, तो उनसे जो इनको लगता था कि बड़े अरे क्या है ये जज को कौन वोट देगा, वो जो जज है क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल है, किसी पार्टी के नहीं है, वो उनकी ताकत बन गई, स्ट्रेंथ बन गई, और इससे ये ज्यादा घबरा गए। अब आपने देखा होगा कि इन्होंने जो है ना, अमित शाह ने इनके पर उलझुल बोल दिया था जस्टिस सुदर्शन के बारे में, तो अब सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के दर्जनों जो जजेस ने स्टेटमेंट जारी किया, मतलब इनको कहा कि आप कैसे बोल सकते हैं, आप तो जज क्या जो आदेश करेंगे तो वो अमित शाह से पूछ के लिखेंगे कि आप बता दीजिए साहब क्या क्या आदेश करना है। भाई आपको जस्टिस लोया लोया का मामला है क्या ये, कि आपसे पूछ करके आदेश करेंगे जस्टिस लोया की ये आदेश कर दो। तो जजों ने बड़ा रिवोल्ट कर दिया। मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई, सुदर्शन रेड्डी भले ही चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ेगी, ये छोटी लड़ाई नहीं है। और देश की जो न्यायपालिका जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग है, न्यायपालिका कोई बयान जारी नहीं करती, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करती, कोई प्रेस नोट जारी नहीं करती, तो न्यायपालिका के लोगों का आने का मतलब देश के कितने एडवोकेट्स है, कितने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो जुडिशल सेवा में कितने एडवोकेट हैं, कितने जजेज हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये जो चीज है पहली बार अमित शाह ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी। और वो तो क्रॉस, तो इनके लिए क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनको कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है, एक संविधान को नहीं मानते, किसी में इनका कोई यकीन नहीं है, किसी को कहां बिठा देंगे, किसको कहां बिठा देंगे, ये पार्टी के स्पोक्समैन को जज बना देते हैं। जो राहुल गांधी के खिलाफ जो कन्विक्शन दिया, एक झूठा कन्विक्शन दिया, गलत कन्विक्शन दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ले आए। आप ही के राज्य के, गुजरात के 3 जज सुप्रीम कोर्ट में हो गए, कोई तुक है इस बात का? कल कोई यूपी का आदमी आएगा, वो 6 जज रख देगा सुप्रीम कोर्ट का। कल पंजाब का कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो 50 सुप्रीम कोर्ट के जज रख दे, 20 सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट में रख देगा। कोई संतुलन बनाने का कोई, ये देश तो फेडरल कंट्री है ना, तो इनको कोई शर्म थोड़ी होती है कि भाई एक ही राज्य के 3 जज कैसे हो जाते हैं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुदर्शन जी को आगे करके जो उन पर आरोप लगाए इन्होंने, अब इनकी सिट्टी पिट्टी कहते हैं उसको गुम हो गई। अब ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनको नीचे से फीडबैक मिल गया कि जजेस बहुत नाराज हैं, वो एडवोकेट बहुत नाराज हैं, सिटिंग जजेस बहुत नाराज हैं, रिटायर्ड जजेस बहुत नाराज है। अब कुछ मत बोलो, अब कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है। अदरवाइज इन्होंने 3 दिन तक कंप्लेन चलाया जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ। तो ये जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया इन्होंने, एक एक करके इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया। और उस इंस्टीट्यूशन को मीडिया तो खत्म कर ही चुके हैं, मीडिया को तो ये निगल चुके हैं, और इनका कहना है मीडिया की कोई जरूरत ही नहीं है, तो मीडिया तो वैसे ही खत्म हो चुका है, वैसे ही इन्होंने उसको चबा दिया वर्चुअली खा गए। तो सवाल ये है कि आवाज कौन उठाएगा? तो ये आवाज उठ रही है। ये अच्छी बात है कि राजीव प्रताप रूडी के बहाने जो 90% सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के, रिटायर्ड जो एक्स एमपी है भाजपा के, आपको गुजरात में जाइए ना, किसी सिटिंग एमपी के पास चुपचाप बैठिए, आप एक्स एमपी के पास बैठिए, आप उनके पास बैठिए जो जिनके टिकट काट करके इन्होंने अपने चेलों को टिकट दिया, ठेकेदारों को टिकट दिया गुजरात में, आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि इनको कोई काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं है। राजीव प्रताप रूडी अगर गलत व्यक्ति है तो राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ मुकदमा चलाओ। अगर आपने उसको मंत्री क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो इंटेलिजेंट आदमी है, वो आउटराइट, वो साफ साफ बोलने वाला है, वो स्ट्रेट बात करता है, वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, वो आपको हिंदी में, अंग्रेजी में, भोजपुरी में सारी भाषाएं जानता है। वो एक, मेरी समझ से जो मैं जानता हूं उसको, कि वो एक अपराइट पॉलिटिशियन है, वो उसका कैरियर बड़ा अच्छा है, इन्होंने उसको मंत्री नहीं बनने दिया। इनको ऐसे लोग नहीं चाहिए, इनको जी हजूर और गुलाम लोग चाहिए, और राजीव प्रताप रूडी गुलामों में शामिल नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी सर, आपने लक्ष्मण रेखा की बात करी। लक्ष्मण रेखा तो किरण रिजिजू ने बहुत पहले से उसको पार कर दी थी, जब वो लॉ मिनिस्टर थे। अच्छा, दूसरा आपको एक एग्जाम्पल, आपने ठीक ही कहा, गुजरात में कई सांसद, वर्तमान सांसद और पूर्व सांसद भाजपा के, उनसे जब हमारी निजी बात होती है तो वो उनका कितना आक्रोश है ये हम जानते हैं। वो खुलकर बोलते हैं, मगर अभी पब्लिक फोरम में आकर नहीं बोलते हैं, प्राइवेटली हम लोगों से बात करते हैं। दूसरी बात, आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करूं। मेरे एक वरिष्ठ मित्र, बुजुर्ग मित्र, यानी वो 80 पार कर चुके हैं, उनके बेटे को हाईकोर्ट का जज बनाने का
सिग्नल आया, उसने उससे इनकार कर दिया। वो बोले, पिताजी ने पूछा क्यों इनकार कर दिया? वो बोले, अमित शाह कहे ऐसे जजमेंट देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। बहुत बड़ी बात है। उसने इनकार कर दिया और वो प्रैक्टिस कर रहा है। वो उसको उसने कहा कि मैं वकालत कर रहा हूं, वो ठीक है, मुझे जज नहीं बनना। तो सर ये जी हाल है, ये हाल है। और जी जी आपने ठीक ही लोया का भी उदाहरण दिया। अब पता नहीं जी कितने लोया हो गए होंगे बिल्कुल। सर। जी 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 बिल्कुल सही बात है। देखिए, देखो ना, आप ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकट है, अभी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है, और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन क्यों हो रहा है? ये जो संकट आया है, ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से आया। आपने धनखड़ को क्यों उठाया? जिस इलेक्शन को लेकर के आपने पूरी गर्दन लगा रखी है, वो इलेक्शन इसलिए हुआ कि धनखड़ ने रिजाइन से, आपने फोर्सफुली रिजाइन करवाया। इसमें कोई कोई शक नहीं है कि उसको धक्के दे करके एक वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर धक्के दे करके बाहर उसको निकाला गया है। तो जी सवाल यह है कि जब उस पोस्ट का आपको कोई वैल्यू नहीं है, उस पोस्ट के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप चुनाव क्यों करवा रहे हैं? ये देश तो बिना वाइस प्रेसिडेंट के भी चल सकता है ना। बिना वाइस प्रेसिडेंट के देश चल सकता है आराम से। तो आप वाइस प्रेसिडेंट की जरूरत क्या है? अब आप बताइए, लोकसभा में स्पीकर है ओम बिरला, इन्होंने डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में डिप्टी स्पीकर नहीं है, ना पिछली बार था ना इस बार है। क्यों? डिप्टी स्पीकर नॉर्मली अपोजिशन को जाता है। अपोजिशन जी के प्रति अपोजिशन के प्रति इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। और डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है, उसका पार्लियामेंट रूल्स एंड प्रोसीजर में उसकी व्याख्या है कि डिप्टी स्पीकर क्यों होना चाहिए, लेकिन डिप्टी स्पीकर नहीं रखेंगे। डिप्टी स्पीकर इसलिए रखेंगे, आपको तानाशाही नहीं चलेगी आपकी। आपको डिक्टेटरशिप चलाना है ना, आपको इलेक्शन भी कराएंगे, तो आपको ऐसी डिक्टेटरशिप करनी है जो उसको आप कंट्रोल करें। ऐसी कंट्रोल इलेक्टेड इलेक्टेड हाइपोक्रेसी, इलेक्टेड इलेक्टेड डिक्टेटरशिप, ये इलेक्टेड डिक्टेटरशिप में पूरा गुजरात भी जी रहा है, पूरा देश भी जी रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो अलायंस को जो चारा डाल रहे हैं, एक बहुत सिंपल सी बात है। चंद्रबाबू नायडू से, या नीतीश कुमार से, या चिराग पासवान से, या जीतन राम मांझी से, या इक्का दुक्का और लोग हैं इनके, उनसे सपोर्ट किया। इसलिए सपोर्ट किया आपने, वो सपोर्ट इसलिए किया आपने, ये सपोर्ट इसलिए किया आपने, उनको इसलिए सपोर्ट किया कि आपकी सरकार अल्पमत में है, सेंटर गवर्नमेंट। तो सेंटर गवर्नमेंट को अल्पमत में, उसके लिए सपोर्ट मांगा। अरे वाइस प्रेसिडेंट, कोई आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट पे भी आपका कैंडिडेट खड़ा होगा तो हम ही आपको उसमें भी आपको सपोर्ट चाहिए। आप डिप्टी स्पीकर में चाहिए, वहां भी सपोर्ट चाहिए। आपका म्यूनिसिपलिटी में होगा, उसके लिए अरे आपको सेंटर में सपोर्ट दिया ना। अब अभी जो मेरे को पता लगा कि चंद्रबाबू नायडू और चंद्रबाबू नायडू के खास भाई, हमने आपको सपोर्ट दिया है सेंटर में सरकार चलाने के लिए, जिसमें हम भी भागीदार हैं। अरे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन आप कराएंगे देश में, तो वहां हर जगह थोड़ी हमारा सपोर्ट चाहिए आपको। हम अपनी हमारे हो सकता है कि हमारे एमपी अपने आत्मा की आवाज पर वोट कर दें। तो ये जो चीजें हो रही है, ये चीजें बहुत, मुझे लग रहा है कि बहुत खतरनाक ढंग में हो रही है। और देश ऐसी विस्फोट, जब भारतीय जनता पार्टी के बगावत के मुकाम पर खड़ी है, और मैं आपको बता रही हूँ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कल खत्म हो जाएगा, असली कहानी उसके बाद शुरू होनी है, परसों के बाद शुरू होनी है। जो जो विस्फोट होना है, और आरएसएस को मैं बोलता हूँ ये स्पाइनलेस है, मैं आज भी बोलता हूँ आपसे बातचीत करते हुए भी, लेकिन अंदर खाने प्रेशर है। वो लावा भड़केगा, वो ज्वालामुखी भड़केगा, और ज्वालामुखी एक बार ऐसे भड़केगा, इनका आता पता नहीं चलेगा। और ये अभी इनको जो मोदी पीछे की सीट पे बैठ गए, उससे पता आपको लग गया है, देश को अंदाजा लग गया, और गुजरात को भी अंदाजा लग गया कि हालात ये कितने डरे हुए हैं। ये अपनी छाया से भी डर रहे हैं। सारे एमपी को आप टाइम नहीं देते थे, अचानक सबको आप फोन कर रहे हैं। अपोजिशन के एमपी को फोन कर रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के एमपी यूपी का है, उसको फोन कर रहे हैं, कैसे हो, बर्थडे की बधाई। आज तक तो आपने किसी को बर्थडे बधाई दिया नहीं, अचानक कैसे याद आई आपको? जी 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 सर, इसका मतलब ये हो रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी जो उनको समर्थन कर रही है, उनको भी वो खत्म करने जा रहे हैं। सीधी सी बात ऐसे ही लगती है। आप क्या कहेंगे उस पर?
देखिए, देखो ये चाहते हैं ना अपोजिशन पार्टी के बारे में बोल के अपोजिशन पार्टी को खत्म करने का। वो तो अपोजिशन पार्टी, देखो जिनका जो डिक्टेटर होता है वो चाहता है कि उसके खिलाफ अपोजिशन नहीं रहे। पहले इन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, यही बोला, ये नारा दिया था कांग्रेस को रहना नहीं चाहिए। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जो होता है उसमें अपोजिशन के बिना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहती ही नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन का तो रहना जरूरी है। तो आपको सबसे बड़ा जो इनका वो है डिक्टेटरशिप है कि अब कांग्रेस मुक्त भारत, अब अपोजिशन मुक्त भारत, अपोजिशन जहां जहां है छोटा पार्टी। दूसरी बात की कि जो छोटी छोटी पार्टी है, छोटी स्मॉल स्मॉल पार्टी, ये सबको खा जाना चाहते हैं, एक एक करके खाना चाहते हैं। पहले खड़ी करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, फिर उसको खाने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी का क्या हुआ? आम आदमी पार्टी को पहले खड़ा किया, फिर आम आदमी पार्टी को खाना शुरू कर दिया। तो आम आदमी पार्टी इनसे अलग हो गई, झगड़ा हो गया इनका 10 साल पहले, 9 साल पहले, और वो अलग से कर रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी भी ग्रैंड जो अपोजिशन अलायंस है उसका पार्ट है, और वो इसीलिए अपोजिशन कैंडिडेट सुदर्शन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो छोटी पार्टियों को, रीजनल पार्टीज को ये पता लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबे है वो हमको खत्म करने की है, हमको खा जाने की है। इसलिए वो सारे ग्रैंड अलायंस के साथ शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी तो कांग्रेस के खिलाफ थी, इतनी भयंकर खिलाफ है कांग्रेस के, लेकिन वो भी, उसको भी लगा कि देखिए अगले साल चुनाव होने वाला है और ये हम लोगों को ये खत्म कर देंगे, इसलिए ग्रैंड अलायंस के साथ शामिल हो रहे हैं। तो अब कोई अपोजिशन के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरे को 6 दिन पहले पता लगा कि सुदर्शन साहब की नवीन पटनायक से बातचीत हुई है। नवीन पटनायक के आदमी ने मुझे बताया कि साहब उनकी बातचीत हुई है, फ्रूटफुल बातचीत हुई है, और अभी हमने कोई डिसीजन नहीं लिया। मतलब ये कहने का मतलब है कि दे में गो विद द अपोजिशन, क्योंकि आपने नवीन पटनायक के साथ धोखा किया। नवीन पटनायक के साथ एक डील कर दिया कि लोकसभा में आप हमारे लोगों को जिताने दो और असेंबली में हम आपके उम्मीदवार को जिताएंगे। अरे ऐसा ये कोई बच्चों का खेल हो रहा है क्या? इन्होंने उनके साथ धोखा किया, असेंबली में भी उनको हरा दिया, लोकसभा में सारी सीटें जीत गए उड़ीसा में। तो ये सारी चीजें होती है, तो वो तो उनके साथ तो धोखाधड़ी की इन्होंने। अब वो एक सज्जन है जो उनके एडवाइजर थे, उनको अमित शाह ने कुछ सेटिंग कर ली, और आज जो है वो नवीन पटनायक बीमार भी है और पार्टी भी खत्म हो गई। तो बहुत बड़ा रीजनल पार्टी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज इन्होंने खड़ा कर दिया। धन्यवाद जी। सर एक अंतिम सवाल पूछता हूं, इनको जी जो पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, मान लीजिए कि टीडीपी है, जेडीयू जी है, चिराग पासवान है, बाकी के जी जो फिटपुट पार्टियां हैं, वो पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए सत्ता के साथ अभी चिपकी हुई है, मगर जी। ये तो उनको भी खाने जा रहे हैं। ये नहीं लगता आपको? देखो, देखो ऐसा है ना कि आप किसी को पकड़ते हैं, बंदर पकड़ते होंगे आप, यार गुजरात में भी बंदर पकड़ते होंगे। वो टेक्निक होती है, पहले एक जाला बिछाते हैं, वहां को चारा डालते हैं, चारा डाल के बंदर खाने के लिए आ जाते हैं, फिर वो एकदम सेटिंग हो जाती है। तो ये पहले मछलियों के लिए जाल बिछाएंगे तभी तो मछली आएगी। पहले जाल बिछाते हैं, उनको पैसा देते हैं, साधन देते हैं, उनको बड़ा करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके बाद उनको खा जाते हैं। अब ये नीतीश कुमार को खाने वाले हैं बिहार में, नीतीश कुमार का एक नाथ शिंदे बनाने वाले हैं। अब ये क्या करें, नीतीश कुमार के लड़के को इलेक्शन लड़ाने वाले हैं नालंदा से, बिहार से, तो वहां से लड़ाएंगे, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। वो बच्चा सीधा साधा लड़का है, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, इंजीनियर है, साधु टाइप का है, उसको लड़ाएंगे और नीतीश कुमार की पार्टी को निकल जाएंगे। अभी नीतीश कुमार के पार्टी के 3-4 एमपी जो है, बड़े सीनियर एमपी, इन्होंने वहां प्लांट किए हुए हैं नीतीश कुमार के यहाँ। वे तुम हमारे लॉबी करो। जब नीतीश कुमार को अभी लोकसभा 99% है कि नीतीश कुमार का जो हेल्थ है बहुत खराब है, अब ये मौके की तलाश में कि नीतीश कुमार बाहर होंगे, और नीतीश कुमार बाहर जैसे हो जाएंगे तो हम जो है नीतीश कुमार की पार्टी को खा जाएंगे। तो एक नाथ शिंदे बनाने वाले हैं जेडीयू को। तो बहुत विद्रोह की स्थिति है जेडीयू में, बहुत विद्रोह हो रहा है, टिकटों का झगड़ा हो रहा है। तो ये सब जगह बड़ी पार्टी के नाते सबको खाने के चक्कर में है जी। यही फिलहाल मेरा सर संबोधन है आपको जी। आज आज खुलकर बहुत सारी बातें, केवल एक रूढ़ी से लेकर आपने नीतीश कुमार तक की जो बातें जी जी करी, मेरे ख्याल जी से कल चुनाव में जो भी हो, आपने ठीक ही कहा कि मान लीजिए कि उनका कैंडिडेट, मोदी जी का कैंडिडेट जीत भी जाए, मगर जी 1, 2, 4, 5, 10 लोगों का क्रॉस वोटिंग भी होता है, तो जी ये जी उनके लिए मेरे ख्याल से शर्मनाक है।
उनकी पार्टी में अभी विद्रोह की स्थिति है। कब जी, विद्रोह जी, जी। भड़केगा, ज्वालामुखी कब भड़केगा, ये कहना जी, जरा मुश्किल है। आपने संकेत दे दिए, उसके लिए बहुत जी, बहुत धन्यवाद। और जी, मेरे ख्याल से फिर से हम मिलेंगे सर। आपका जी, बहुत आज धन्यवाद। का एपिसोड बहुत अच्छा रहा और मेरे ख्याल से दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ऐसा हम अनुरोध करते हैं। आपका फिर से एक बार शुक्रिया। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।